परंपरा। सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आप जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम वही है, आपका जाना पहचाना गीत, नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, हमारे देश में भोजपुरी के माध्यम से हिंदी आगे बढ़ी और ये दोनों बहनें हैं तो एक साथ बातचीत होती ही रहती है। पर आज हम बातचीत करेंगे भोजपुरी पर, जो मगधी प्राकृत से उत्पन्न हुई है और इस भाषा को आज दुनिया में 5 करोड़ लोग, उससे भी अधिक की संख्या दुनिया में इस भाषा को बोलती है। बिहार की प्राचीन ज़िले भोजपुर से ये नाम प्रचलित हुआ भोजपुरी, और नेपाल और फिजी में तो ये संविधान की मान्यता भी प्राप्त कर चुकी है। और डायस्पोरा की बात करें तो ये दुनिया भर में पहुंची हुई जानी पहचानी बोली है। आज हमारे साथ महात्मा गांधी संस्थान से वरिष्ठ व्याख्याता, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के बोर्ड मेंबर, वहाँ के कोषाध्यक्ष और साथ ही महात्मा गांधी संस्थान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भोजपुरी जुड़े हुए हैं, और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबके साथ। डॉक्टर अरविंद बिसेसर जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। नमस्कार। और हमारा सहयोग दे रहे हैं आप तक कार्यक्रम पहुंचाने में अवी महादेवन जी प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं, और दीपशिखा हैं आपके फ़ोन कॉल्स लेने के लिए। फ़ोन नंबर वही है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी मन में प्रश्न हो तो बातचीत कर सकते हैं 402-8070 पर। और कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव जा रहा है, तो 525-06-200 पर आप अपना संदेश भी पहुंचा सकते हैं। चलिए, आज हम भोजपुरी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी जड़ें हमारे देश में फैली हुई हैं। आज के माता पिता से लेकर हमारे दादा दादी, नाना नानी सब भोजपुरी में बातचीत करते थे, चाहे वे पेड़ों के नीचे हो, चाहे वो छोटे छोटे टिन शेड्स के घर हों, कहीं भी हो। और आज इतने बड़े बड़े महल बन चुके हैं मॉरिशस में, तब भी बातचीत का माध्यम भोजपुरी है घरों में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, और बधाई देंगे आपको इस कार्यक्रम के लिए, जो कि एक तरह से समग्र रूप से मॉरिशस में संस्कृति जो है, भाषाओं को लेकर प्रस्तुत करते हैं जी। वैसे आपने पहले जो कहा कि मॉरिशस में भोजपुरी, हिंदी, इन दोनों के बीच जो अटूट संबंध है, बिल्कुल, हाँ, ऐसे छोटकी बहन बड़की बहन वाला है। और इत्तेफाक देखिए, अभी मॉरिशस में आपके 2 मेहमान पहले आ चुके हैं, मैंने देखा था प्रोग्राम, अंजलि और वर्षा। तो एक हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षा और दूसरी भोजपुरी स्पीकिंग, और दोनों अपने आप को बहन बोलते हैं। बिल्कुल। तो मॉरिशस में वो मेरी भी बहनें हैं जी। अगर देखा जाए तो ये संगम मॉरिशस में अभी तक है। जैसे आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी पर बात कर रहे हैं। कभी भोजपुरी में कार्यक्रम होता है, हम हिंदी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है मॉरिशस को लेकर। और आपने जो कहा कि अभी भी भोजपुरी में लोग बात करते हैं जी। अगर आंकड़े देखे जाए, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। ये सच है, लेकिन देखा जाए तो मॉरिशस में अगर आप कहीं जाएं, बाज़ार में जाएं, बस में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो क्रेओल मॉरिशिया के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषा जो है अभी तक भोजपुरी ही है। और आंकड़ों को लेकर ये बताया गया है, क्योंकि कभी भी जैसे कोई लोग मिल जाए तो आप शायद अंग्रेज़ी में बात नहीं करेंगे, फ्रेंच में बात नहीं करेंगे, और भले ही अन्य भाषाएं जो हैं, जैसे जो भारतीय भाषाएं हैं मॉरिशस में, उनको काफ़ी संस्थागत विशेषताएं प्राप्त हुई है, लेकिन बहुत कम लोग आप सुनेंगे रास्ते में तेलुगु में बात कर रहे हो, मराठी में बात कर रहे हो, उर्दू में बात, भोजपुरी हर जगह। और स्पेशली जब हम बाजार जाते हैं, सब्जियों के नाम तक भोजपुरी में ही लिए जाते हैं। जब कोई हिंदू बात कर रहा है तो वो नहीं कहेगा भोजसोंस, वो कच्चू ही कहेगा। और एक आत्मीयता से जुड़ जाती है ना, क्योंकि आप कभी किसी के साथ, मान लीजिए सब्जी खरीदने गए, तो वो सब्जी वाले के साथ एक संबंध बन जाता है। बिल्कुल। तो
अब किसी के साथ एक संबंध बन जाता है तो वो भाषा निकलती है जो दिल के करीब हो, दिल के करीब हो। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है मॉरिशस में भोजपुरी को लेकर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शुरू में कि हम अभी भी अपनी माताजी के साथ भोजपुरी में बात करते हैं। बच्चे लोग भोजपुरी में बात नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐसे आ जाती है। जैसे मेरा बेटा कहता है कि कौन सी करत होगी पापा हियाँ, हाँ। इस तरह से। तो अगर कोई, सरिता जी हमेशा कहती थी, अगर ये शब्द लोगों को मेयर्स एक शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे फ्रेंच में, उनके जहन में ऐसे शब्द हैं तो भोजपुरी वो दबे हुए शब्द निकल आते हैं बातचीत के दौरान, निकल आते हैं जी। तो और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप एक भाषा में नहीं कह पाते जितना, जैसे वो जोर एक भोजपुरी भाषा में करते हैं। बिल्कुल, वो संवाद में एक तड़का दे जाता है। एक उदाहरण मैं लूँ, ये हमेशा मैं लेता हूँ। MBC में ही एक सिगरेट के खिलाफ एक अभियान चला था, तो उसमें क्रियोल भाषा में एक वो जो एडवर्टिजमेंट कहते हैं वो बना था। तो यहाँ के जो हेड थे उस समय, उसने कहा अरविंद ये भोजपुरी में इसको अनुवाद कर दो। तो भोजपुरी में वो जो अनुवाद की, तो उसमें जो शब्द आए कि जैसे सिगारेट खिंचबा तो तोहर आंतरी सड़ जाए, तोहर दांत सड़ जाए। तो मेरे दोस्त कहते थे अरविंद जब ये ऐड आता था रेडियो पे, हम रेडियो ऑफ कर देते थे, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो सिगरेट लेते, तो ये इम्पैक्ट जो है ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात भी हो, अगर भोजपुरी में बोला तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जी। यहाँ पर अब मैं इसको साहित्य पर मोड़ती हूँ चर्चा को, कि भोजपुरी साहित्य, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं महात्मा गांधी संस्थान में भोजपुरी सेक्शन के, तो साहित्य में इसका कितना प्रावधान है? यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध हैं, छात्रों की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे गुरुजन भी, जैसे बातचीत में मैंने जाना कि बैठकाओं के गुरु बहने, गुरु भाई जो हैं वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कितना साहित्य है, और वो भारत से आता है या कि यहीं पर उपलब्ध है? ये बहुत सही बात है, क्योंकि एक तरह से, क्योंकि अगले सेमेस्टर में जो है हमारा एक भोजपुरी साहित्य पर एक पूरा मॉड्यूल होने वाला है। तो हमारे छात्र लोग अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक तैयारी के रूप में है। अभी कुछ समय पहले ही मैं भोजपुरी साहित्य पर कुछ देख रहा था भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो वहाँ पर सभी लोग, भोजपुरी साहित्य बहुत ही समृद्ध है भारत में, आपको तो ये पता ही है जी। और मॉरिशस में शुरुआत में मैं कह सकता हूँ कि लिखित रूप में भोजपुरी साहित्य उतना, उसका विकास उतना नहीं हुआ था। हिंदी साहित्य, लिखित हिंदी साहित्य का विस्तार तो हुआ ही था, लेकिन लोग जिसे कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा में भोजपुरी साहित्य पूर्ण रूप से एक तरह से समृद्ध साहित्य था। फिर बाद में चलकर कुछ लोगों ने उस भोजपुरी साहित्य को हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया, हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। जैसे प्रहलाद रामशरण जी को ले लें, तो उनके बहुत सी ऐसी भोजपुरी लोक कथाएं हैं जिनका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है। ऐसे बहुत से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने, जैसे शंभू जी भी हैं। तो मूल रूप से वो साहित्य जो है, वो लोक कथाएं जो है, जैसे मुड़िया पहाड़ की कथा है, वो तो एक उदाहरण है, वो पूरी तरह भोजपुरी में है। तो उसका अनुवाद करके हिंदी में हुआ। लेकिन उसके बाद मैं कह सकता हूँ एक दौर आया जब भोजपुरी को मान्यता प्राप्त होने लगी, जब भोजपुरी के अनेक परंपराओं को लोग मान्यता देने लगे, जब लोग पढ़े लिखे लोग भोजपुरी की ओर आने लगे, तब एक तरह से एक मांग आई कि लिखित भोजपुरी साहित्य की जरूरत होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया अपनी ओर से, व्यक्तिगत रूप से, और हम लोग महात्मा गांधी संस्थान में हम लोगों ने प्रयास किया कि जो लोग लिखते हैं उनको एक मंच दें। तो एक हमारा जो एक विभाग पड़ता है क्रिएटिव राइटिंग का, सृजनात्मक लेखन का, वहाँ पर भोजपुरी विशेषांक निकाला गया, जिसमें मॉरिशस के लेखकों को भोजपुरी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसमें उनकी कविताएं आई होंगी, लोक कथाएं, यहाँ तक कि अभिमन्युनाथ जैसे लेखक, उनका लेख था, चिंतामणि जी का लेख था बहुत। तो जब मैं विभाग में आया, जब मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और हमें पता था कि आगे चलकर भोजपुरी की पढ़ाई होगी, बच्चों को सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो एक लगभग 500 पृष्ठों का हमने एक प्रकाशन निकाला, मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य, जिसमें भोजपुरी कविताएं, भोजपुरी लोक कथाएं चुनी हुई, कुछ नाटक,
भोजपुरी लोकगीत तो उसमें ज़्यादा है नहीं, और कहानियाँ ये हमने उसमें, और लगभग 40-50 लोगों की ओर से ये सब साहित्य की जो ये सब हमें प्राप्त हुए। तब लोगों को एक तरह से प्रेरित हुए लिखने के लिए। उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग भोजपुरी प्रकाशन की ओर आने लगे, अपनी खुद भोजपुरी लिखने लगे, और नाटक मॉरिशस में भोजपुरी का इतना होता है उसका संकलन होने लगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और बढ़ाएं। तब हम लोगों ने भोजपुरी लोक कथाओं का एक संकलन किया, भोजपुरी लोक कथाओं का। तो भोजपुरी लोक कथाओं का संकलन इस तरह से किया कि बच्चे लोग भी उसे पढ़ सके जी, और उसका अनुवाद अंग्रेजी में, फ्रेंच में, चीनी भाषा में, जापानीज में भी करवाया, उधर प्रकाशित हुआ। तो ये उसका मूल जो है भोजपुरी साहित्य है। हाँ, तो अभी हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी अगले मॉड्यूल में जब पढ़ाएंगे बच्चों को, तो एक तो हम लोग उनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में भोजपुरी साहित्य के बारे में बताएंगे। वहाँ पर अगर देखा जाए तो कबीरदास जो भोजपुरी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, फिर विदेशिया जैसे महाग्रंथ, इस तरह से देखा जाए तो भिखारी ठाकुर का मैं कह रहा हूँ, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुख की बात है कि मॉरिशस में बहुत कम लोग ऐसे महान लेखक को पढ़ पाए। मैं खुद कहूँ, मॉरिशस जब मैं भोजपुरी विभाग के साथ जुड़ा, तब एक तरह से मुझे पता चला कि हाँ ये भी है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी की पढ़ाई की थी, बिल्कुल, तो ज़्यादा उस पर रुचि नहीं थी। तो अब धीरे धीरे साहित्य को हम लोग उसका संकलन कर रहे हैं, और उस साहित्य को हर एक रूप में लोगों तक शोधकर्ताओं को ये सब उस तरफ भेज रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि भोजपुरी साहित्य है। और बहुत लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक पिजिन है, खिचड़ी बोली है। कुछ लोग कहते हैं भोजपुरी एक डायलेक्ट है, ये बोली है। तो मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि एक डायलेक्ट और एक भाषा में क्या अंतर है? एक डायलेक्ट में और एक बोली में और एक भाषा में क्या अंतर है? तो वो लोग कहते हैं डायलेक्ट भाषा में उसको बोलते हैं, उसके लिखने का एक अंदाज है, तरीका है, और उसका साहित्य है, उसका इतिहास है। तो मैंने कहा भोजपुरी में भी सब कुछ है। अगर देखा जाए तो भोजपुरी, जिसे आपने शुरू में ही कहा कि किस तरह से प्राकृत और अन्य भाषाओं के साथ जुड़कर वो लोग, यहाँ तक कि अपभ्रंश वैदिक काल में भी भोजपुरी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मॉरिशस में आकर इस भाषा को बनाया गया, गढ़ा गया, नहीं, वो तो वहाँ से जड़ें मजबूत थी, समृद्ध थी और यहाँ आई। हाँ, तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि भोजपुरी एक खिचड़ी बोली नहीं है, एक पिजिन नहीं है, बल्कि एक समृद्ध भाषा है। हाँ, एक समृद्ध भाषा, और अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर अपने आप को और समृद्ध बनाती है। क्योंकि एक दूसरे का हाथ जब तक थामेंगे नहीं तो बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही भाषाएं भी अपने आप को समृद्ध करती हैं अन्य भाषाओं के शब्द लेकर। अब ये ये मैं जोड़ना चाहूँगा, मॉरिशस में अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय है भोजपुरी गीत। भोजपुरी गीत, लोकगीत लीजिए या फिर जो भी गीत, क्या है? गीत लिखने से पहले उसको, गाने से पहले उसको लिखा जाता है, उसको शब्दबद्ध करते हैं, संगीतबद्ध करते हैं, लेकिन जब वो लिखित रूप में है तो वो साहित्य है। आज जब हम पूजा प्रार्थना संस्कारों की बात करते हैं, भोजपुरी उसमें एक बहुत समृद्ध भूमिका रखती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे शुरू में मैंने बताया कि जब किसी से आप आदर, सम्मान, विनम्रता के साथ संपर्क बनाते हैं तो उस भाषा में बनाते हैं जो दिल के करीब है। बिल्कुल। जैसे हम लोग अगर इनको हम परंपराओं के साथ जोड़ें तो लगभग सभी परंपराएं जो हैं भोजपुरी के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अब हम जैसे बहुत लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं तो संस्कृत की प्रार्थनाएं होती हैं, श्लोक पढ़े जाते हैं संस्कृत हिंदी में, लेकिन जब एक तरह से बात करते हैं तो ईश्वर से तो वो ज़्यादातर लोग भोजपुरी में ही कर लेते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल जो लोग काफ़ी पंडित लोग प्रवचन जो देते हैं तो थोड़ा हिंदी में समझाने के बाद भोजपुरी में भी समझाते हैं, और भोजपुरी हिंदी का प्रयोग करते हैं तो लोग समझ जाते हैं।
और बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं मॉरिशस में जिसमें भोजपुरी एक अभिन्न अंग बन चुकी है। चाहे वो बहरिया पूजा ले लीजिए, काली माई की पूजा में ये सब, इन सब में भोजपुरी गीत, भोजपुरी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। और अगर देखा जाए तो जो हमारे संस्कार जो हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रित दे पासाज जैसे हम कहते हैं, हमारे जीवन भर में जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार जो हैं सब में कहीं ना कहीं भोजपुरी हैं और भोजपुरी लोक गीत या फिर भोजपुरी के शब्द उनमें आते हैं। तो देखा जाए तो जो भोजपुरी है वो पहले थी, अभी भी है, चाहे लोग उसमें बात न करें, लेकिन हमारे संस्कार में जब कुछ अभी तक है तो मान लो काफ़ी समृद्ध है। बिल्कुल। जब हम बातचीत करते हैं संस्कारों की, तो सबसे पहले तो जैसे अभी डॉक्टर अरविंद ने कहा काली माई, तो काली माता मंदिर ना बोल के काली माई बोला आपने, क्योंकि वो बातचीत के माध्यम में जो वो अपनापन है वो काली माई में ही आता है। और जब हम बातचीत करते हैं संस्कारों की, तो चाहे वो ललना हो, थाली बजाया जाए, कुछ भी हो, तो उसमें भाषा सबसे पहले, साहित्य से पहले हमारे संस्कारों में है। क्योंकि कोई भी, जैसे हम शादी भी करते हैं, तो शादी से पहले जब दूल्हा या दुल्हन को नहलाया जाता है, माटी कोड़ाई होती है, हल्दी लगना होता है, तो सब लोकगीत जो हैं वो हमारे संस्कारों के बहुत बड़ा माध्यम जो है भोजपुरी भाषा है। हाँ, जैसे जन्म में ले तो आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल इसका महत्व बढ़ रहा है जी। एक समय था जब घर में किसी का जन्म होता था, तो ये जो गीत जो है ललना गाया जाता था, बीच में थोड़ा रुक गया था। अब मैं देख रहा हूँ लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी टोलियां होती हैं, उनको बुलाकर घर में ललना करवाते हैं। रम हराम तोहल ले लीजिए, मॉरिशस बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं वो, उनको कई बार मैंने देखा है लोगों के यहाँ जाकर, अवध में बाजेला बदरिया श्री राम के जन्म भल। ये खासियत देखिए, भोजपुरी जब कोई अवसर में गाई जाती है उसके गीत, तो उसमें हमेशा उसको दिव्य माना जाता है। बिल्कुल। उसमें राम को जोड़ेंगे, उसमें कृष्ण को जोड़ेंगे, शिव को जोड़ेंगे। अब जैसे मुझे अभी तक याद है, अभी तक है कि हमारे यहाँ जब हम गंगा तालाब से घर वापस आते थे पैदल महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो ये उस समय में बोल रहा हूँ 80 के सालों में या 90 के सालों में गांव में हमारा स्वागत किया जाता था टोलियों के साथ, महादेव के चढ़ाइबो गंगा के जलवा। हाँ। एक बीच में ये गाना एक तरह से लुप्त हो गया था, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं आजकल उस गाने को थोड़ा रिमिक्स वर्जन में करके उसको जो फिर से प्रस्तुत किया, आज महाशिवरात्रि में वो चारों तरफ बजता है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो सब कुछ है जो एक तरह से उस संस्कृति के साथ लोगों को जोड़ते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं। गीत एक बहुत बड़ा माध्यम है भाषा को जोड़ने और हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए। सबद ले लीजिए, सबद, बहुत से घरों में आजकल सबद भी जब किसी की मृत्यु होती है तो भोजपुरी भाषा हमारी हर परंपराओं के साथ हमें लेकर चलती है, पग पग पर उसको हम साथ पाते हैं। बहुत वर्ष पहले ये समझा जाता था कि शहर जाइबा तब भोजपुरी नहीं बोले के, हिंदी भाषा के प्रयोग नहीं करे के, क्योंकि शहर में हवा पोर्टू एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ था कि अपनी भाषा का प्रयोग ना करके वहाँ पे फ्रेंच और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए। पर बहुत समय पहले, मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी, गुरुजी गिरधारी, हनुमान दुबे गिरधारी जी से बातचीत हो रही थी और हम दोनों आपस में भोजपुरी में बात कर रहे थे, और उन्होंने जो शब्द कहे मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि अपन भाषा बतियाई के कबो न शर्माए के लिए चाहिए, बहुत शर्माना नहीं चाहिए। जो भी भाषा आपके दिल के करीब है, मातृभाषा तो है ही हमारी हिंदी,
पर भोजपुरी उससे पहले आती है, क्योंकि घरों में दादी नानी जब हमारे बच्चों के साथ बात करती हैं, अपने नाती पोतों के साथ बात करती हैं, वो भोजपुरी का ही प्रयोग करते हैं। उसमें आदर सम्मान सब कुछ है। जैसे एक उदाहरण मिलता हूँ, एक अंग्रेजी में अगर मैं किसी को कहूँ आप जा रहे हैं जी, तो यू आर गोइंग, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, भोजपुरी में अगर उसको प्रयोग करें, मान लीजिए एक शब्द मैं लूँ, वो आवता। हाँ, वो आवता का अर्थ है कि आपका कोई दोस्त हो, कोई उम्र में कम हो, बच्चा हो, वो आवता। पर उसी को आदर सूचक वो आवत हुवन, तो सभी भाषाओं में ये नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो इस भाषा में एक तो वो मिठास है ही, परंपरा है ही, साथ साथ में वो संस्कारों को भी दर्शाती है। बहुत चहु और वो संस्कारों को भी दर्शाती है। तो भाषा का एक बहुत सुंदर प्रयोग जो होता है वो संस्कारों के लिए भी होता है। हम अपने बच्चों को सुसंस्कृत बनाते हैं जब अपनी भाषा के साथ उनको जोड़े रखते हैं, तो चाहे वे हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, क्योंकि श्लोक जो है सभी संस्कृत में। पर आज रामचरितमानस भी हमारे देश में पढ़ी जाती है, गीता, अभी 1 तारीख को ही हमने गीता जयंती मनाई। कितने सुंदर श्लोकों के साथ गीता जयंती के अध्याय, पूरे अध्याय बच्चों ने सुनाए। तो ये अपने संस्कारों से जुड़ने की बात है। जब हम अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो परंपराओं को कहाँ भुला पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को अगर हम लोग भोजपुरी में कुछ सिखाएं, उनको कुछ बोलने के लिए कहें, तो अन्य भाषाएं जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। झूठ, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं अगर अपना खुद का उदाहरण लूँ या फिर मेरे जो सहयोगी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी संस्थान में हो, चाहे वो MGI में हो, चाहे वो यहाँ MBC में हो, आप ही लोगों के साथ भी जी, हम लोग जैसे उस पीढ़ी के लोग हैं, ज़रा बूढ़े तो नहीं हैं, लेकिन उस पीढ़ी के लोग हैं जो लोग भोजपुरी में बात करते थे घर में अपने दोस्तों के साथ, सब कुछ। हम लोगों ने हिंदी की पढ़ाई की जी, हिंदी की पढ़ाई की, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी के प्रमुख अध्यापक हैं, हिंदी के व्याख्याता हैं, हिंदी के प्रस्तुतकर्ता हैं, हिंदी के लेखक हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तक, सभी लोग भोजपुरी में बात करते थे, इसीलिए हिंदी में अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। आज हमारे बच्चे जो काफ़ी कठिनाई हो रही है बच्चों को हिंदी की पढ़ाई करने में, इसके पीछे मैं इसका एक प्रमुख कारण ये मानता हूँ कि एक तो हमारे घरों में हिंदी की बातचीत होती नहीं उतनी, भोजपुरी में भी अगर बात नहीं करते तो बच्चा एक तरह से उस नींव को ही भूल जाता है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा बहुत भोजपुरी सीख लेता है, बोल लेता है, नई पौध को आवश्यक है भोजपुरी और हिंदी से जोड़ना। हाँ, अब जैसे आप बता रहे थे अभी शहर में भोजपुरी बोले के सरमाथ लंजा, उसी को वही ले लीजिए। मॉरिशस का भी सबसे लोकप्रिय गीत है शहर के लिजिनवा में जोली जोली छोकरी। बिल्कुल। तो हो सकता है यही एक कारण रहा हो उस गीत को उभरने के लिए कि शहर जाते ही अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग होना चाहिए, ये लोगों का मान्यता थी। पर बाद में ये रूप बदला। हाँ। और आज हम देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं हिंदी का प्रयोग भी बहुत अच्छे से लोग करते हैं, और बाजार जाते हैं तो भोजपुरी का भी प्रयोग देखते हैं। कैसे हुआ, कैसे बा, सब ठीक बा, ये सब हमारे आम शब्द बन गए, आम शब्द हैं। हाँ। जो कि हमारे संस्कारों से जोड़ते हैं, न केवल संस्कारों से जोड़ते हैं ही, और उसमें संस्कार झलकते भी हैं और अन्य भाषाओं को भी प्रभावित करती है भोजपुरी। बिल्कुल। और प्रभावित करती है एक तरह से वो संस्कार ही के लिए। देखिए आजकल हमारे यहाँ जब हम कलछुल, बेलना, ये सब शब्द प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों को हम बहुत आदर सम्मान से देखते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि बाजारू चीज़ें हैं लेकर हम खरीद क्योंकि वो हमारे रोज़ में आने वाले काम की चीज़ें हैं। और हम कभी भी मेरे ख्याल से स्पैचुला बोलने के आदि नहीं होंगे जब तक कि हमारे हाथ में कलछुल है। कलछुल हो, बेलना ही ले लो। रोलिंग पिन नहीं बोल पाएंगे। वो हमारी रसोई में प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे शब्द, हमारे भोजपुरी के शब्द जो हैं हमारे घरों में बसे हुए हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं तो भोजपुरी में बातचीत होती है शादी में, जब हम गीत गवाई शुक्रवार को शुरू होती है और
सोमवार तक, जब तक कि चौथारी नहीं हो जाती है, भोजपुरी का खुल के प्रयोग करते हैं। गीत गवाई में लोकगीत सुनाई देते हैं। शनिवार को हल्दी होती है, उसमें भी लोकगीत ही हैं, चाहे हल्दी के समय। उसके बाद विवाह में भी जो गीत गाए जाते हैं वो भोजपुरी ही एक बड़ा माध्यम है। चौथारी में भी एक बहुत सुंदर माध्यम है भोजपुरी से जुड़ने का। तो हमारी संस्कारों में जो सबसे विशेष संस्कार है विवाह संस्कार, उसमें भोजपुरी का खुलकर प्रयोग होता है। हाँ। इस पर आपकी बातचीत, आपका विचार जानना चाहेंगे। इससे एक कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे शादी के साथ ही आपने कहा, इससे पहले हमारे यहाँ कहते हैं, अभी तक कहते हैं कि मुंह देखाए होता। हाँ। मुंह देखाए होता जी, अभी भी इस शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल। भले ही इसके लिए अलग अलग शब्द हो। आज मुंह देखाए बा। हाँ। मुंह देखाए बा माने लड़की को देखने आ रहे हैं जी। लड़के वाले जी। उसके बाद जब बात पट गई तो नेवता देवता, नेवता देवता जी, बहुत कम लोग बोलेंगे एविताशों देवता। हाँ। नेवता देवता, नेवता देवगल बा। इससे होते होते अब मैंने सुना है हमारे यहाँ जब शादी से पहले जो पहला नेवता जो देते हैं वो जाकर भगवान को देते हैं। बिल्कुल, भगवान को देते हैं, काली माई को देते हैं। काली माई में जाकर तो मेरी दादी, मेरी माँ और काफ़ी लोगों को मैंने सुना है जब नेवता देते हैं तो भोजपुरी में देते हैं, कि भोजपुरी में बोलते हैं कि हे माँ, तो हम तुम्ही के घर में शादी होने के बाद तो भोजपुरी में ही बोलो। और एक तरह से एक वो जो भाव एकदम जैसे भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। अब शादी में ले लीजिए, अब गीत गवाए जब आपने कहा तो गीत गवाए में ये भी है कि शुरू से लेकर ढोलक पूजा से लेकर धरती आवाहन किया जाता है सभी भगवान, चाहे वे राम हो, शिव हो। आपके कार्यक्रम में नृत्य का भी जो है, भोजपुरी नृत्य उसका महत्व भी कुछ और है। जैसे आज धरती की पूजा होती है। हाँ, आज हम लोग कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी लोग कहते हैं नाच लेते हैं, चाहे वो शादियों में हो, चाहे वो डिस्कोटेक में हो, चाहे कहीं पर भी नाच लेते हैं। भोजपुरी संस्कृति हमें सिखाती है कि नृत्य से पहले उस जगह से अनुमति मांगो, आज्ञा लीजिए। धरती पूजा, बिल्कुल। और उस ढोलक बजाने से पहले ढोलक की पूजा की जाती है। तो सब में परंपराएं हर एक जो विधिवत। हाँ, तो और उस दिन गीत गवाए के दिन देवी देवताओं का आवाहन होता है। आवाहन होता है कि इस घर में सुख समृद्धि हो और ये सब। तो गीत गवाए से लेकर अब जब थोड़ा आगे जाते हैं उसके झूमर को ले लें तो अब थोड़ा जलसा जैसे कहते हैं, जो कुछ लोग आपने ये कहा कि कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन झूमने के लिए ये शब्द जो प्रयोग करते हैं। और उसमें भी बहुत से प्रकार हैं, बहुत से रूप हैं। आगे चलेंगे तो शादी के समय ही माटी को राय ले लीजिए, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। और हल्दी विधि, दूल्हे को जब परछावन करते हैं। अब मैं अपने सभी जो श्रोता लोग हैं, मैं सोचती हूँ हिंदू भाई बहन जो भी बातचीत करते हैं, कोई नहीं कहता कि हम साफरान लगाने जा रहे हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं। ये एक मैं हमेशा अपने छात्रों के साथ ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब आप लोग शादियों में जाते हैं हल्दी विधि में, तो हल्दी विधि में क्या होता है? तो ये लोग कहते हैं कि हल्दी विधि में सितकारी मिलता है। तो मैंने अच्छा नहीं, इससे पहले तो हल्दी चढ़ाते हैं। मैंने कहा तो हल्दी चढ़ाते तो क्या गाते हैं? हल्दी गीत। हाँ, तो हल्दी गीत में क्या गाते हैं? तो यही है ना कि पहले हरदिया मोरे बिप्र चहरावेलन बाकी सजन सब लोग, पहले हरदिया। ये जब पहला कहते हैं कि पहले हरदिया मोरे, मान लीजिए अगर भगवान के नाम हो, ईश्वर के नाम हो, फिर बरों के लिए वर्जन के नाम लेवल जाते हैं। बिप्र चहरावेलन बाकी सजन सब लोग, पहले हरदिया मोरे दादा चढ़ावेलन। तो इसमें वो आदर है, बिल्कुल एक आदर सम्मान दिया जाता है उन लोगों को जो लोग हैं नहीं, लेकिन उनको। मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं रो पड़ा कि किस तरह से वे लोग क्या कहें अपने दादा अपने पिताजी को याद कर लेते थे। तो अपने बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ये जब कहते हैं कि चाची चढ़ावेलन, चाचा चढ़ावेलन, तो आपको बताते हैं कि जो शादी करने वाले हैं
उनके रिश्तेदार कौन हैं। जी, फोन कॉल आया है, चलिए हम बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो दीदी, नमस्कार। नमस्ते, आपका शुभ नाम? जी, मैं हूँ राधा मुंशीदा से। राधा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, और अरविंद ऋषि सर जी को भी मेरा प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम जी। हाँ, हम अब भोजपुरी पर बतियात हुआ तो हम एगो छोटा सुन देवता के एगो छोटा सुन सुनावब देवता पर जन शादी में जाए रखा था गाय रखा। स्वागत देवता है, देवी की। बोला। हाँ, सोने के खरवा चढ़ी धरती मैया, सब नगरिया घूमे, सब नगरिया घूमे, सब नगरिया देवी घूमी आई है, सब नारा नींद सोए, सब नारा नींद सोए, एकत में जागेलन अपना दादा, जिनकर घरवा जग ठाने, जिनकर घरवा जग ठाने, संगे में जागेलन अपना दादी, चारों को ना दिया बारे, चारों को ना दिया बारे, चारों को ना दिया बारी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भाग लिया और सुनती रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। अभी यही बात हम लोग कर रहे थे जी। ये देखा इन्होंने जैसे देवता का नाम लिया, बिल्कुल, दादा का नाम लिया, दादी का नाम लिया, तो भोजपुरी गीतों में, भोजपुरी परंपराओं में वो आदर सम्मान हमेशा से है। बिल्कुल। और जब कोई मेहमान आता है घर में हल्दी विधि के लिए, तो उस मेहमान को आदर सम्मान के साथ उसका स्वागत तो किया जाता है, बाद में खाना भी दिया जाता है, लेकिन इससे पहले उसको परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ते हैं, जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है कि आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव, तो आपको हम बता रहे हैं कि ये चाची है, ये चाचा है, ये दादा है। बिल्कुल। और हमेशा सबका परिचय करवाया जाता है, परिचय कराते हैं। तो फिर बाद में जाकर वो लोग अपना खाना जो है, और खाने में भी देखिए भोजपुरी मिठास। बिल्कुल। कहेंगे कचुपुरी, कहेंगे और क्या खाते हैं, कॉम्पोट नहीं, क्या क्या टक्कर कहा जाता कहेंगे है। करी बरी कहेंगे, करी बरी कहेंगे, जो भी है, कटहर कहेंगे। तो ये सब शब्द मान लीजिए वो रचे बसे हुए हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद भी ले लो, जब शादी के दिन दुल्हे का स्वागत करने के लिए, या फिर हर काजल लगाना, पान खिलाना, ये सब हमारे संस्कारों में है। ये महात्मा गांधी संस्थान में एक एल्बम हम लोगों ने तैयार किया है भोजपुरी इन लोक परंपराओं पर, कि जैसे जैसे जब शुरू में मान लीजिए ये विधि करते हैं, तो कौन सा गाना या फिर कौन सी लोकगीत होती हैं, इस तरह से ये किसी दिन अगर हम लोग यहाँ पर लाएंगे, वैसे सुनाते हैं हमारे दूसरे प्रोग्रामों में, लेकिन अगर आप ये लेना चाहते हैं महात्मा गांधी संस्थान आइएगा, आपको ये मिल सकते हैं। और ये जो अभी बहन ने जो गाना गाया लोकगीत, इसमें बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसे गीत हैं। बिल्कुल। और इनको संकलित करना ज़रूरी है। चलिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को कहूँ, अगर आप लोग इस तरह के गाने जानते हैं तो हम लोगों से संपर्क कीजिए। आप यहाँ पर अंजू जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप ये जो धरोहर है आपके पास, उसको संकलित करना ज़रूरी है। नहीं तो जब आप कह रहे हैं संकलित किया जाए, तो वो एक साहित्य बन जाता है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो हमारे देश में अब भोजपुरी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, साहित्य समृद्ध हो रहा है। इस पर आपका क्या विचार है कि आज की जो नई पौध है, जो युवा वर्ग है, उसको हमारी हिंदी शिक्षा के साथ साथ भोजपुरी शिक्षा भी प्रदान की जाए, ताकि वे हमारे संस्कारों से, हमारी परंपराओं से अवगत रहें और उसे आज से कल तक पहुंचाएं। वही कोशिश यही है। अब वर्तमान सरकार की ओर की पहल है कि फिर से भोजपुरी को प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए। और एक तरह से यूनिवर्सिटी में तो है ही, अभी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ है। और जैसे मैं शुरू में बता रहा था
कि बहुत कम ऐसे कोर्स होंगे जहाँ पर 100 से अधिक लोग पढ़ाई करते हैं, भाग लेते हैं। भोजपुरी सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज़ में 100 से ज़्यादा लोग हैं। ये एक तो इसके लिए आपको बधाई देंगे क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे। अब एक जैसे, लेकिन इससे देखा जाए तो शुरू में ही जैसे स्पीकिंग भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन सरिता जी जो थी पहली, इससे पहले, और महात्मा गांधी संस्थान के मिले जुले सहयोग से हम लोगों ने एक पुस्तिका तैयार किया था, वो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए जी। और इसमें बहुत जैसे ललना, जैसे कुछ गीत बच्चों के लिए, बाबू आवे खेल के पुआ पकावे, ये सब गाने जो हैं जो हम पहले सुनते थे, तो इस तरह के घड़ी बोले टिक 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 समय गवावा ना अधिक, मीठा मीठा बोल, ये ऐसे ऐसे गीत और ऐसी ऐसी कहानियां। तो ये संकलन हुआ है और हम लोगों ने कोशिश की थी कि इसको न केवल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए बल्कि बच्चों को उसको गाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने उसका जो संगीत है वो संगीतबद्ध कर दिया था। तो अब संभवतः अभी अगले साल से फिर से ये लागू होगा और लोगों में एक रुचि पैदा हुई है, खासतौर पर अध्यापिकाओं और अध्यापकों में, क्योंकि एक तो सरकार की ओर से बैठकाओं में पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं महात्मा गांधी संस्थान में, हम हमारे यहाँ सामग्रियाँ ढूंढते हैं कि हम अभी हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो हम लोग उनको सामग्रियाँ देते हैं, हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है। और अभी जो शुरू होगा तो हिंदी के साथ उसको जोड़कर हम वहाँ पर भोजपुरी के तत्व लाते हैं जहाँ पर भोजपुरी संस्कार, भोजपुरी के परंपराएं हो। एक उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे पानी पर एक पाठ है हिंदी में जी, पानी पर, तो पानी के महत्व पर एक गीत अगर भोजपुरी में हो तो उसको हम ला देते हैं। जैसे एक दूसरा ले लें, मान लीजिए कोई त्योहार, हाल ही में गजवी में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें पानी नहीं बा, पूरा गीत लोकप्रिय गीत है, उसको दर्शाया गया था। लोगों को कहोगे पानी नहीं बा तो बच्चों को सिखाओगे कि पानी खर्च करना जरूरी, महत्वपूर्ण, जरूरी, ध्यान देना जरूरी है कि उसका खर्च कैसे किया जाए। अब पर्यावरण सुरक्षा को ले लीजिए। अब जैसे मार्च महीने में, लगभग अप्रैल महीने में जो राष्ट्रीय दिवस आते हैं तो भोजपुरी में एक कविता राष्ट्रीयता पर आधारित वो ले लेते हैं। होली पर्व में बच्चों को होली गीत बता देते हैं। दिवाली से, तो ये ऐसा नहीं कि जो विषय हो गंभीर हो, जटिल हो, ऐसे विषय के साथ भोजपुरी को जोड़ें जिससे बच्चे परिचित हो। बिल्कुल, जिसे और ज्वलंत विषय है। पानी कितना ज्वलंत विषय है, वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति को रहती है, पर उसके प्रयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। तो बच्चों को उसके लिए बताना बहुत आवश्यक है। आज रोड सेफ्टी है, उसके बारे में बताना, जैसे बहुत से गीत हैं, बाजार में ठेला ठेली, तो ये सब लोगों को प्रदर्शित करना है कि कैसे हम ज्वलंत विषयों को लेकर आगे बढ़ पाते हैं अपने भोजपुरी को लेकर साथ में, तो वो परंपरागत हो जाता है। अब जैसे कुछ ऐसी लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं जो बहुत संदेश लाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मुझे याद है भोजपुरी बॉयज के एक गाने में कि उसमें है कि जल्दी के टीका कनपट्टी में लगेला। बिल्कुल। तो यानी हेस्ट मेक्स मुहावरेदार मुहावरों का प्रयोग होता है, तो बच्चे पकड़ लेते हैं। तो अब बैठकाओं में भी ये है और सोच रहे हैं कि आगे चलकर, अभी हाल ही में आपको याद होगा शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने ऐलान किया था कि आगे चलकर स्कूल सर्टिफिकेट लेवल पर भी भोजपुरी की पढ़ाई हो। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा उसमें। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको इस तरह से बनाएं कि बच्चों को हिंदी के साथ साथ भोजपुरी पढ़ाते जब उनको अपने विकल्प चुनने को मिलते हैं, जैसे ग्रेड 9-10 में, मेरे ख्याल से ग्रेड 10 में, तो वहाँ पर एक भोजपुरी साहित्य पर एक विषय हो जिसमें मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य हो, जिसमें भारत से कुछ कहानियाँ, कुछ ये सब लेकर, और बच्चों को सुविधा दी जाए कि अगर वो अपने उत्तर लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब देखिए कबीरदास को लीजिए, सूरदास को लीजिए, उनके पद ब्रज में हैं। बिल्कुल।
कबीर के उनकी अपनी भाषा जो है, लेकिन बच्चे जब अनुवाद उसका जो प्रसंग लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, बिल्कुल हिंदी में लिखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से भोजपुरी को हमारे पाठ्यक्रम में लाएं, ताकि जैसे आपने शुरू में बताया, ऐतिहासिक सत्य है ये कि हिंदी का मान सम्मान भी बढ़े और हिंदी का स्तर भी बढ़े, क्योंकि प्रमाणित है ये एक भाषा, जैसे हिंदी भाषा को जो लोग भोजपुरी बोलते हैं वो लोग हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं। भारत में भी हमारे कितने प्राध्यापक रह चुके हैं। यहाँ पर ही देखें राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए कितना आवश्यक है, जब वो गांव में जाते हैं अपने वोट के लिए मांग करते हैं तो दादी नानी से भोजपुरी में ही मांग रखते हैं। कितने अभी वर्तमान सरकार को ले लीजिए या फिर पूर्व सरकार की बहुत से लोगों ने हमसे मांग की थी कि एक विशेष शब्दावली के एक पुस्तिका तैयार की जाए, जिसमें वो शब्द आए जो राजनीति से संबंधी हो, जो सामाजिक महत्व से संबंधित हो। मान लीजिए एक कोई गया है किसी के यहाँ वोट मांगने, तो किन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो उसे अपने संस्कारों से भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो पहले तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप किस लायक हैं। तो वो अपने संस्कारों से भी जुड़ना पड़ता है, परंपराओं से भी जुड़ना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे इतिहास साक्षी है कि ऐसे गाने बने हैं भोजपुरी में, बहुत पहले ऐसे आंदोलन चले हैं भोजपुरी में जिसने सरकार का सत्ता पलट किया है। और ये भी हुआ है कि एक समय जब ये आवश्यक पड़ गई थी कि लोगों को वोट देने के लिए कम से कम वे अपना नाम लिखना जाने, तो उस समय बातचीत में मैंने यही कहा था कि हिंदी का अभियान हस्ताक्षर से शुरू हुआ था। हस्ताक्षर से अब लोगों को जब जाकर समझा रहे थे लोग जी किस भाषा में समझा रहे थे, भोजपुरी की आवश्यकता कि तो लोग के चाहे ला पर नाम लिखे के इसे लिखा सा, तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में ये जुड़ा हुआ है। और शिक्षा जो आपने बात उठाई, अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये अगर अभी है और इसको और आगे बढ़ाया जाए तो न केवल भोजपुरी का प्रचार प्रसार होगा, इससे जुड़ी हुई परंपराएं जो कुछ है सब कुछ इससे जुड़ेंगे। भाषा, संस्कृति और परंपराएं एक साथ बढ़ पाएंगी। मॉरिशस में अगर संगीत को ले लीजिए, नृत्य को ले लीजिए, भोजपुरी नृत्य अपने आप में अलग है। और भोजपुरी गीत भी, जो लोक गीत हैं उनमें वो भी बहुत समृद्ध हैं। आजकल चाहे शादियों में हो, कहीं पर भी हो, नौजवान चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, भोजपुरी लोकप्रिय गीतों में नाचने में हिचकिचाते नहीं। बहुत सुंदर बात कही आपने। कार्यक्रम को और भी बढ़ाया जा सकता था, पर समय की मांग है कि अब हम कार्यक्रम को रोकना चाहेंगे। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी डिपार्टमेंट के हेड हैं। एक संदेश आप आज की युवा पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे भोजपुरी के लिए? शर्माए कि नहीं जे अगर मॉरिशस में अगर हम जैसे लोग, गांव से निकले हुए लोग भोजपुरी में बात करते हुए कहीं ना कहीं में भी बोलने में क्या महानी है। बड़ों के जैसे भोजपुरी में बोला, वो लोग के प्रतापे हमने की शिक्षा प्राप्त किया हम लोगों ने। हम लोग मीडिया में आकर काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी संस्थान में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरी तरह अंजलि सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि वे ऐसा प्रावधान कर रहे हैं हमारे तो ये सब युवा पीढ़ी के लिए। अगर मीडिया में जुड़े हुए लोग, मीडिया में मॉरिशस शायद वो मात्र देश है भारत से बाहर जहां पर मीडिया में भोजपुरी समाचार रेडियो टीवी में चलता है। बिल्कुल। तो बहुत नौजवान मीडिया के साथ जुड़ना चाहे तो भोजपुरी बोला। बहुत नौजवान आप लोग मार्केटिंग में जुड़ना चाहते तो भोजपुरी बोला। काहे कि चिनुआ बोला था ना कि चिनुआ के पढ़ रहा भोजपुरी सीखे के, न तो काम नहीं चलत उसका। आज अमेरिकन हिंदी भाषा सीख रहे हैं भारत से व्यापार करने के लिए, तो अपनी भाषा का भी प्रयोग हम क्यों हिचके इसके लिए। और ये भी है कि भारत की आपने बात उठाई, बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य अभी हाल ही में चुनाव हुआ, बिहार राज्य भारत का एक बहुत ही सशक्त राज्य बनता जा रहा है। बिल्कुल। और बिहार से निकले हुए लोग जो भोजपुरी बोलते हैं वे लोग दुनिया भर में छाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले महात्मा गांधी संस्थान में भारतीय सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल
आया हुआ था। तो उसमें जो महिला थी उन्होंने खास आग्रह किया कि यहाँ हैजा जब भोजपुरी में बचाला ओकर से हम बात करब। तो मुझे बुलाया गया, तो जब हम लोग भोजपुरी में बातचीत करने लगे, पूरा जैसे जितना कुछ बातचीत हुई भोजपुरी में, जब वो चली गई उनके डेलीगेशन के साथ, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजयोत्मा कुंजल, उन्होंने मुझसे पूछा, अरविंद कुछ दिनों से मैं कुछ देख रही हूँ कि भारत से जो लोग आते हैं, चाहे वो राजनीति के साथ जुड़े हुए, चाहे वो डिप्लोमेसी के साथ जुड़े हुए, ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार के हैं। तो ये बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग भोजपुरी बोलेला ना, वो लोग गंवार हुवन जा, वो लोग पढ़ल लिखल नहीं हुवन जा। मॉरिशस में ऐसे बहुत लोग हैं। आज मॉरिशस में भोजपुरी नौजवानों को, कुनल हीरीलाल जैसे नौजवान दूर कहाँ जाएंगे, हमारे बड़े बड़े साहित्यकार अभिमन्यु नथ गाँव के हैं। रामदेव धुरंधर जी गाँव में रहते हैं, जागा सिंह जी गांव में रहते हैं, आप स्वयं गांव में रहते हैं। तो गांव और शहर का तो फर्क ही नहीं रहा है, मॉरिशस एक ही है। और नौजवानों को प्रेरित होना चाहिए उन लोगों से जो लोग भोजपुरी बोलते हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपको बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। श्रोतागण हमारे साथ जुड़े, उनको भी आभार। और अभी को धन्यवाद देंगे आप तक कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए। शुभ संध्या। गीत, नृत्य और परंपरा।